हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नॉट बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से ऐसा कौन सा केस है जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल किया जा सकता, यानी उसको पहले आपको हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, कि दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है अगर, तो वो उसका केस। दूसरा है केसेस अगेंस्ट इंक्रोचमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स, या फिर ऐसा कोई केस जिसके अंदर किसी के फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना हो रही है। सी है इफ वंस प्रॉपर्टी इज फोर्सफुली ऑक्यूपाइड बाय द अदर, ऐसा कोई केस जिसमें एक आदमी की प्रॉपर्टी को कोई दूसरा आदमी फोर्सफुली एक्वायर कर रहा है, यानी ले रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। या फिर डी है बोथ ए एंड बी अबव, कि ए और बी दोनों ही। तो हमारा आंसर क्या है? सी, कि अगर कोई एक आदमी किसी और की प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश कर रहा है फोर्सफुली, तो उस केस में ऐसा कोई केस अगर आएगा तो वो पहले डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा, वो पहले लोअर कोर्ट में जाएगा, फिर उसके बाद में आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, हमारा आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं अब। विच इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए इन चारों में से कौन सा है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कि अगर ये चीज नहीं भी होगी आपके पास तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए मस्ट हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, कि कम से कम 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। दूसरा है मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 55 ईयर्स, कि वो कम से कम 55 साल का होना चाहिए। तीसरा है मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स, कि हाई कोर्ट का जो एडवोकेट रहना चाहिए उसको कम से कम 10 साल के लिए। चौथा है मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक अच्छा ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जुडिशियल डिसीजन मेकर। तो हमारे पास आंसर क्या है हमारा? बी, मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 55 ईयर्स। तो इसकी जरूरत नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? यार वो 55 साल का नहीं भी है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, लेकिन ये सारी चीजें तो जरूर होनी ही चाहिए। ठीक है, कि वो हाई कोर्ट का जज रहना चाहिए कम से कम 5 साल, कम से कम 10 साल वो एडवोकेट रहना चाहिए हाई कोर्ट का, और प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि ये अच्छा जुरिस्ट है। ठीक है, चाहे वो 55 साल का हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स द पावर टू। तो जुडिशियल रिव्यू फंक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका क्या मतलब होता है, कि उससे क्या पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, कि वो अपना खुद का जजमेंट जो है उसको चेक कर सकता है ये सही है कि नहीं। दूसरा है रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री, कि जो जुडिशरी की जो फंक्शनिंग है, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो कोर्ट्स जो डिसीजंस ले रहे हैं, जैसे जैसे काम कर रहे हैं, उनको चेक कर सकता है। सी है एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ, कि वो चेक कर सकता है कि कोई अगर लॉ बना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है कि नहीं। डी है अंडरटेक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम टाइम पर रिव्यू करता रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन सही से लिखा गया है या कोई नया अमेंडमेंट हुआ है या सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है? सी। तो क्या पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू से? टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज, कि वो जो लॉ जो बनते हैं उनको चेक कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल से वैलिड है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी परमिशन देता भी है कि नहीं। ठीक है, हमारा आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं अब हम। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो इलेक्शन, किसके इलेक्शन के डिस्प्यूट को चेक करता है, मतलब कि डिसाइड करता है कि कौन सा इलेक्शन होगा जिसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा किसके इलेक्शन में। हमारे पास चार ऑप्शन है। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, बी है द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन में, सी है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के चक्कर में, या फिर डी है ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऊपर के सभी में। तो हमारा आंसर क्या है? सी। जो प्रेसिडेंट है और जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनके इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट? तो इन चारों में से कौन सी चीज सही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में? पहला है इट हैज ओनली द अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन, कि उसके पास खाली अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन है, यानी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में खाली अपील की जा सकती है किसी और केस के लिए, यानी कि वो पहले से किसी और कोर्ट में चल रहा था, उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में अपील हो रही है, खाली ऐसा ही कर सकते हैं। बी है इट इज द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट फेडरल कोर्ट है। सी है इट डज नॉट हैव द ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, कि इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होता है। डी है इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या है, सही चीज क्या है सुप्रीम कोर्ट के बारे में? बी, कि इट इज द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का हाईएस्ट फेडरल कोर्ट है, ये बात सही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट? तो इन चारों में से कौन सी चीज है जो दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आती है, कि उन पे दोनों ही डिसाइड कर सकते हैं? तो हमारे पास पहला है डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, जो सेंटर और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट होता है अगर कोई, तो उस केस में। बी है डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स, कि दोनों स्टेट्स, किसी दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस केस में। सी है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। या फिर डी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में अगर कोई वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके कोई काम हो रहा है, तो उस केस में। हमारा आंसर क्या है? सी, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो केसेस होते हैं वो दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द, तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी जो सैलरीज मिलती है उनको, वो कहाँ से आती है? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ग्रांट्स इन एड, कि जो एड के लिए ग्रांट्स मिलती है उनसे आती हैं। बी है कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड से आती है। सी है कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से आती है। या फिर डी है पब्लिक अकाउंट से आती है। हमारा आंसर क्या है? सी, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इंडिया का, उससे आती है सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज टू होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ, तो जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है वो कितने साल तक अपने ऑफिस में रह सकता है, मतलब कितने साल तक वो जज रह सकता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स। हमारा आंसर क्या है? डी, 65 साल की उम्र तक जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट में रह सकता है। ठीक है, उसके बाद उसको रिटायर होना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इन चारों में से कौन सी चीज है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का उसके अंडर आती है, कि उस पर डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन अपना लगा सकता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सिविल मैटर्स, कि सिविल मैटर्स को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें। बी है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग मर्डर, कि ऐसा कोई डिस्प्यूट है क्रिमिनल केस को लेकर जिसमें मर्डर हुआ है किसी का। तीसरा है डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, कि अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया के। डी है डिस्प्यूट्स बिटवीन टू सिटीजन्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेट्स, कि ऐसा कोई डिस्प्यूट जो दो लोगों के बीच में हो रहा है जो दो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। हमारा आंसर क्या है? सी, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का किस पे लगता है? अगर कोई दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर उसमें। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको किस ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, किस कारणवश हटाया जा सकता है? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए है ग्रोस इनएफिशिएंसी, कि उसने कोई ऐसे काम किया हो जिससे लगता है कि उसने एफिशिएंसी नहीं दिखाई काम में, यानी उसने नेग्लिजेंस की है, यानी कि उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से या मतलब कि पूरी कार्यवत्ता से नहीं किया है। बी है एम्बेसल कंडक्ट, कि बेवकूफ़ों जैसा काम किया है उसने। सी है प्रूवन बिहेवियर और इनकेपेसिटी, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, कि वो गलत काम बहुत करता है।
डी है सिनाइलिटी, सिनाइलिटी यानी कि वो सिनाइल हो चुका है यानी सठिया चुका है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो आंसर क्या है हमारा सी, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, कि वो गलत काम कर रहा है जानबूझकर। ठीक है, तो उस केस में जो जज सुप्रीम कोर्ट का उसे हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। व्हेन कैन द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरीज को कब कम किया जा सकता है जब वो ऑफिस में है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए, इफ द पार्लियामेंट पासिस अ बिल टू दिस इफेक्ट, अगर पार्लियामेंट जो है वो ऐसा एक बिल पास करता है जिसके द्वारा ये काम हो रहा है, मतलब सैलरी रिड्यूस की जा रही है। बी है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में किया जा सकता है। सी है एज एंड व्हेन द प्रेसिडेंट डिजायर्स, कि जब भी प्रेसिडेंट को लगता है वो तब कर सकता है ऐसा। या फिर नेवर, कि कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। हमारा आंसर क्या है बी, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाती है तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कम की जा सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।